दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। एक पहली बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का किया ऐलान। 10 जून को होगी वोटिंग। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा सीटों पर चुनावों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 15 राज्यों की कुल 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को चुनाव होंगे। इन सीटों में उत्तर प्रदेश बेहद अहम है, क्योंकि यूपी की 11 सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर भी राज्यसभा के चुनाव होने हैं। जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस नेता अंबिका सोनी, जयराम रमेश और कपिल सिब्बल तथा बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्र प्रमुख हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 21 जून से लेकर 1 अगस्त के बीच में समाप्त हो रहा है। चुनावों के नोटिफिकेशन 24 मई को जारी होंगे। आपको बता दें कि वहीं 31 मई को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की तारीख 1 जून तय की गई है। वहीं नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 3 जून है। सभी 57 सीटों पर 10 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 10 जून को ही वोटों की गिनती शाम 5 बजे होगी। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का कोर्ट ने दिया आदेश। असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला, कहा एक मस्जिद खो चुके हैं, अब दूसरी नहीं खोना चाहते। ये आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है। इस पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने आज तक से कहा कि हम एक मस्जिद खो चुके हैं, अब दूसरा नहीं खोना चाहते। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला गलत है, मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सर्वे को रोकना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट का फैसला संसद के 91 एक्ट के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जो सच है वो सच रहेगा। अगर सरकार 91 एक्ट को खत्म कर दे तो अलग बात है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्लियामेंट के एक्ट को माना जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मैं मुगलों का पैरोकार नहीं हूं, लेकिन बीजेपी इस मामले में सियासी रोटियां सेक रही है। आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा। इसमें तहखाना भी शामिल है। इस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को आदेश दिए हैं कि इस कार्रवाई को पूरा कराया जाए और जो भी लोग इसमें व्यवधान डालें उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और बड़ी खबर, दिल्ली के मदनपुर खादर में बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस पर जमकर पथराव, हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम की तरफ से अवैध अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। मदनपुर खादर में बुलडोजर चलाने के दौरान लोगों का जोरदार विरोध देखने को मिला। अतिक्रमण के दौरान लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। लोगों ने निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर रुकवाने गए ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही अमानतुल्लाह खान के समर्थकों को वहां से हटाया गया है। आपको बता दें कि मदनपुर खादर इलाके में जमकर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। इस अतिक्रमण वाले इलाके में कुछ लोग इस कार्रवाई का विरोध करते नजर आए। फिलहाल वहां के स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए सड़क बंद कर दिया था। बुलडोजर को रोकने के लिए सड़क पर पत्थर और लोहे की रॉड रख दी थी। मदनपुर के लोगों का कहना है कि इस तरीके से उनका घर और सामान तोड़ देना बिल्कुल गलत है, जिसके बाद से तमाम लोग सड़क पर आकर हंगामा करने लगे। इस बीच आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान मौके पर पहुंचे और बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि कंचन कुंज में बीजेपी के इशारों पर MCD द्वारा गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मौके पर पहुंचकर मैंने अभी कार्रवाई को रुकवाया है और अधिकारियों से बात चल रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मेरा वादा है कि किसी भी गरीब को बेघर नहीं होने दूंगा। आपको बता दें कि फिलहाल अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और ये बड़ी खबर, यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान हुआ अनिवार्य, धर्म गुरु बोले कि सबकी नजर से देखना बंद करे सरकार। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान गाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं यूपी सरकार के इस आदेश की जद में प्रदेश में चलने वाले सभी अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसे आएंगे। यही नहीं, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ उनके शिक्षकों को भी अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान गाना होगा। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार SN पांडे की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश
के कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि मदरसा में शिक्षा हमारे अल्पसंख्यक समाज के लिए बेहद जरूरी है। जब वहां से राष्ट्रगान होगा तो वहां पढ़ने वाला बच्चा समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही मौलाना सूफियान निजामी ने कहा कि सरकार मदरसों के सौतेले रवैयों को खत्म करे और मदरसे को सक्की निगाहों से देखना बंद करे। सिर्फ मदरसों पर ही इस तरीके के नियम और फैसले थोपे जा रहे हैं, जबकि एजुकेशन के कई और दायरे हैं वहां पर कभी इस तरीके की बातें नहीं की जाती। निजाम ने कहा कि आपको मदरसों में जो करना है उसे कर लें, लेकिन मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करें। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला बड़ा हमला। बोले डबल इंजन की सरकार में यूपी बना रेप स्टेट। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को ही बुलडोज कर दिया है। इस वक्त बहन बेटियों के लिए यूपी सर्वाधिक असुरक्षित प्रदेश बन गया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि स्कूल, घर, थाने और अब अस्पताल में भी बलात्कार होने लगे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को रेप स्टेट बना दिया है। वहीं भाजपा सरकार महिलाओं के प्रति पूरे तरीके से असंवेदनशील साबित हो चुकी है। सपा प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री विज्ञापनों में कानून व्यवस्था का झूठा प्रचार करके अब जनता को बहका नहीं सकेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री योगी के जनपद गोरखपुर में कैंट इलाके में सरेआम महिला की चेन लूट ली गई। 1 घंटे बाद उन्हीं बदमाशों ने कोतवाली में मोबाइल छीना और फरार हो गए। सच तो यह है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में अपराध का मीटर दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है, तो पुलिस थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार के मामलों में उत्तर प्रदेश आगे जा रहा है। आपको बता दें कि इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने विकास को किनारे कर रखा है। वो नफरत और समाज को बांटने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने में लग गई है। मुख्यमंत्री को जगह जगह जाकर भाषण देने का शौक है। वे प्रशासन पर लगाम कसने में विफल साबित हैं। यही नहीं, फर्जी मुकदमों और फर्जी एनकाउंटरों में भाजपा सरकार रिकॉर्ड बना रही है, जबकि पुलिस हिरासत में मौतों को लेकर तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक तमाम नोटिस जारी कर चुका है। इसके साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार पुलिस को एमएलसी और पंचायत चुनाव जीतने के लिए लगा दे, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। जब पुलिस से सेवा नियमावली के विरुद्ध काम कराए जाएंगे तो फिर उसकी दबंगई कैसे रोक सकेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में यूपी रेप स्टेट बन गया है। अगली बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजमहल के बंद 22 कमरे खुलवाने वाली याचिका को किया खारिज। कहा यह कोर्ट के बाहर का मामला। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद ताजमहल में बंद 22 कमरों को खुलवाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह मामला कोर्ट के बाहर का है और इसे इतिहासकारों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि कोर्ट की नजर में यह मामला न्यायिक नहीं बल्कि विवादास्पद है। आप इस पर डिबेट कर सकते हैं। हमारी 4 अपील थी। पहली, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए। दूसरी, बंद कमरों को खोला जाए। तीसरी, इससे जुड़े एक्ट का पुनर्लेखन और चौथी, बेसमेंट में बने वॉल जो बंद हैं उनकी स्टडी करने की इजाजत दी जाए। इन चारों अपील को खारिज कर दिया गया है। हमें इस पर रिसर्च करने को कहा गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारा अगला कदम होगा कि अब हम हिस्ट्री अकादमी को अप्रोच करेंगे। अगली बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को किया खारिज। अब ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे याचिकाकर्ता। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने और सर्वे कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि वे अभी हार नहीं मानेंगे। इस मामले में वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट रूम के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि अब वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वकील ने एक बार फिर दोहराया कि कई वर्षों से ताजमहल के वो 22 कमरे बंद हैं। ये जानने का हक सभी को है कि आखिर उन कमरों के अंदर क्या है। आपको बता दें कि मानना ऐसा है कि उन कमरों के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर, ताजमहल पर एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा। कहा जमीन के नीचे दबा हो सकता है स्ट्रक्चर। किए बड़े खुलासे। आपको बता दें कि डीवी शर्मा ने 1998 से लेकर 2001 तक ताज में बतौर एक्सपर्ट एएसआई काम किया है। इनके मुताबिक ताज वर्जिन जमीन पर नहीं है, इसके नीचे स्ट्रक्चर दबा हो सकता है। नीचे हवेली या फिर उसके हिस्से मिल सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुगलों से जयपुर के राजा की ट्रीटी थी, वो उनके दरबार में काम करते थे। ऐसे प्रमाण है कि जयपुर के राजा की हवेली
हवेलियां थीं। ये सच है कि ताजमहल वर्जिन साइट पर नहीं बना था। 4 हवेलियां ली गईं और उनके कुछ हिस्सों पर ताजमहल बनाया गया, बाकी हिस्सों को बंद कर दिया गया। कभी किसी ने सोचा नहीं कि इन हिस्सों को खोलकर देखा जाए। डीवी शर्मा कहते हैं कि इसके दबे हुए हिस्से खोले जाएं तो ताजमहल से पहले का इतिहास सामने आ जाएगा। मंदिर के प्रमाण तो हमें नहीं मिले थे, लेकिन इसका आर्किटेक्चर कई जगहों का मिश्रण है। इसमें ईरान और भारत दोनों का मिश्रण है। 22 बंद कमरों के सच को लेकर उन्होंने बताया कि यहाँ पर कब्र बनी है, जिसे लोग देखते हैं उसके नीचे असल कब्र है। पहले लोग नीचे वाली कब्र तक जा सकते थे, लेकिन बाद में सुरक्षा के लिहाज से उसे बंद कर दिया गया। उसके भी नीचे एक तीसरा स्ट्रक्चर है, वहां तक पहुंचा जाना चाहिए। तीसरे हिस्से तक जाने का भी रास्ता है। शर्मा जी ने कहा कि हिडन पोर्शन को देखा जा सकता है। ब्रिटिश पीरियड में भी उसे नहीं खोला गया और एएसआई ने भी उसे नहीं खोला। फतेहपुर सीकरी में जब मैंने काम किया तो वहां पर सरस्वती मिली, वहां जैन प्रमाण भी मिले थे और तब भी विरोध हुआ था। पता चला कि यह जगह है पहले विजयपुर सीकरी थी। ताजमहल पर कमल बना है जो आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि धमकियों को देखते हुए ताजमहल के कई हिस्से बंद हैं और ओरिजिनल सेट तक जाने की परमिशन नहीं है। मुगल आर्किटेक्चर में हमेशा एक ऑर्नामेंटल कब्र होती है, उसके बाद असल कब्र होती है, उसके भी नीचे एक और कब्र का सेट है, यानी कुल मिलाकर 3 स्टेज हैं। वो हमेशा के लिए आर्क बनाकर बंद कर दी गई हैं, इसलिए उसे खोला जा सकता है। 1980 तक लोग दूसरी स्टेज तक जा पाते थे, लेकिन तीसरी स्टेज तक कभी नहीं गए, जबकि वहां तक जाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि वहां पर हवेली के हिस्से थे जिसे बंद किया गया। इसे खोलकर पता लगाया जा सकता है कि वहां पर कमरे हैं या फिर हवेली है, लेकिन वो प्रवेश हमेशा के लिए बंद कर रखा है। आपको बता दें कि फिलहाल हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने बंद 22 कमरों को खुलवाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। और ये बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अब पुलिस कभी भी कर सकती है गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर रद्द किए जाने और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग वाली अब्बास अंसारी की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाए जाने के बाद कोर्ट ने अब्बास अंसारी की अर्जी को खारिज करने का फैसला सुनाया है। याचिका खारिज होने के बाद अब मऊ सदर के विधायक की गिरफ्तारी पर लगी रोक स्वतः समाप्त हो गई है, जिसके चलते पुलिस इस मामले में अब अब्बास अंसारी को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। और ये बड़ी खबर, सचिन पायलट ने कांग्रेस को बताया धुरी, बीजेपी पर लगाया असामाजिक तत्वों का सहारा लेने का आरोप। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी धुरी है जिसके आसपास बीजेपी विरोधी गठबंधन बनता है और पार्टी को आगे भी ये धुरी बने रहना होगा। उन्होंने एक बात पर भी जोर दिया है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए यूपीए प्लस का गठन सबसे बेहतर विकल्प है। पार्टी का चिंतन शिविर शुरू होने से पहले पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कहा कि इस 3 दिवसीय शिविर में सफल चुनावी रणनीति बनाने पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। सचिन पायलट ने बीजेपी पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और कहा कि कुछ असामाजिक तत्व स्मारकों एवं सड़कों का नाम बदलने जैसी मांगों के जरिए महंगाई जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या कुतुब मीनार या ताजमहल का नाम बदलने की मांग पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतों को कम करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सचिन पायलट ने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए उठाए जाते हैं, वो भी ऐसे समय में जब नींबू 300 रुपए प्रति किलो, सिलेंडर 1000 रुपए और पेट्रोल की कीमत लगभग 125 रुपए प्रति लीटर हो गई है। आपको बता दें कि फिलहाल सचिन पायलट ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी ऐसे मुद्दे इसलिए उठा रही है ताकि महंगाई से लोगों का ध्यान हट जाए। और ये बड़ी खबर, धर्मांतरण विरोधी विधेयक को कर्नाटक कैबिनेट ने दे दी मंजूरी। अभी अध्यादेश के जरिए लागू होगा कानून। ये आपको बता दें कि कर्नाटक कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि विधेयक को अगले सत्र में पेश किया जाएगा, तब तक इसे ऑर्डिनेंस के जरिए प्रभाव में लाया जाएगा। धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर कर्नाटक के मंत्री मधुस्वामी ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून से पहले एक ऑर्डिनेंस लाया जाना है। विधानसभा में जो भी पास हुआ था उसे बिना
संशोधन के अध्यादेश बनाकर लागू किया जाएगा। हम ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए काउंसिल के पास जाएंगे। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि फिलहाल विधानमंडल के ऊपरी सदन में विधेयक को पास कराने के लिए बॉम्बई सरकार के पास में बहुमत नहीं है। इसी के चलते फिलहाल इसे अध्यादेश के जरिए लाने का फैसला किया गया है। जून में विधान परिषद के चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी को सदन में बहुमत हासिल करने की उम्मीद है। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पास किया गया था, जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया था। यह बिल विधान परिषद में लंबित है, जहां पर सत्तारूढ़ बीजेपी बहुमत से कम है। मुख्यमंत्री बॉम्बई ने कहा कि चूंकि विधानसभा और विधान परिषद का सत्र खत्म हो गया है, इसलिए हम कैबिनेट के एक अध्यादेश लाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल धर्मांतरण विरोधी विधेयक को कर्नाटक कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी की 3 दिवसीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक, आने वाले विधानसभा चुनावों पर होगी बड़ी चर्चा। ये आपको बता दें कि बीजेपी ने 19, 20 और 21 मई को राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक रखी है। बीजेपी की 3 दिवसीय पदाधिकारियों की ये बैठक होटल लीला पैलेस में होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 19 मई को दोपहर 2 बजे तक बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंच जाएंगे और वो शाम 6 बजे पार्टी के महासचिवों के साथ में एक बड़ी बैठक करेंगे। इसके बाद 20 मई को जेपी नड्डा राज्यों के संगठन मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जबकि 21 मई को राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के पदाधिकारियों संगठन मंत्रियों के साथ में एक संयुक्त सत्र होगा। इस बैठक में 3 राज्यों में होने वाले चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनावों का रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।